चलिए बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर रामबन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों पर तलाशी अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आ रही है रामबन के इलाके से, जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक है। लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ तफ्तीश आखिरकार कहां तक जुड़े हुए हैं इसे लेकर के जांच जो है वो लगातार इस वक्त जारी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों पर ये तलाशी अभियान चलाया गया है। उधर गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को पकड़ा है। ये तीनों आतंकी गुजरात में हथियार एक्सचेंज के लिए आए थे और वहीं दबोच लिए गए। गुजरात में गांधीनगर के पास हथियारों के साथ इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी करीब 1 साल से एटीएस के रडार पर थे। ये लोग देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी जो हैं वे गुजरात में हथियारों के एक्सचेंज के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान गुजरात एटीएस की तरफ से इन्हें धर दबोचा गया है। इन तीनों आतंकियों में 2 वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी यहां पर हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड है। तीनों आतंकियों की उम्र 30 से 35 साल के बीच की बताई जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, तो बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को नाकाम किया गया है। कि एक हैदराबाद નો રહેવાસી માણસ છે જેનું નામ અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ છે। એક આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ધરાવનાર માણસ છે અને એ દેશના માં કોઈ મોટી આતંકવાદી એક્ટિવિટી કરવા વાળો છે અને આજ આતંકી પ્રવૃત્તિની જે કાવતરું છે એના ભાગરૂપે કોઈ કામે ગુજરાતમાં પણ આવેલ છે। આ ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે એસએલ ચૌધરી સાહેબને મળી એને સિનિયર અધિકારીઓ જોડે શેર કરવામાં આવેલ। ઘણી બધી ટીમ્સ બનાવવામાં આવેલી અને એ માણસની જે ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે એના ઉપર કામ કરવામાં આવેલ। હથિયાર જે છે હનુમાનગઢથી હથિયાર આવ્યું છે। પિસ્ટલ ક્યાંની છે? મેડ ઇન ભારત, મતલબ અહીંયાની છે કે પાકિસ્તાન છે, શું છે? આ બાબતે નહીં કહી શકું, કારણ કે એક ગ્લોક અને બેરેટા જનરલી ફોરેન મેડ હોય છે અને જે હનુમાનગઢ છે એ થોડો બોર્ડરની નજીકનો જિલ્લો છે। તો હવે હાલમાં એનો જે ઉદ્ગમ જે છે ક્યાંથી થયો છે એ બાબતે ફર્ધર તપાસ પછી અમે આપીશું। देश की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विदेशी धरती से 2 मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी भारत वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जॉर्जिया में पकड़ा गया वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में दबोचा गया भानु राणा। रिपोर्ट देखिए। अपराध के इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा, अमेरिका से जॉर्जिया तक सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, क्राइम चेन के खिलाफ ऑपरेशन किल। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपराध की दुनिया पर सबसे बड़ी चोट है। हरियाणा पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान ने क्राइम के इंटरनेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान शिकंजे में आया पहला नाम है वेंकटेश गर्ग, जिसे जॉर्जिया से शिकंजे में लिया गया है। यानी वो नाम जिसने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा को बारूदी खेल के जरिए दहला रखा था। नारायणगढ़ का रहने वाला ये गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागा और वहां से शूटर सप्लाई, उगाही और टारगेटेड फायरिंग का पूरा सिंडिकेट चलाने लगा। दिल्ली में बिल्डर पर 15 राउंड फायरिंग करने वाले शूटर इसी नेटवर्क से जुड़े थे। जॉर्जिया उसका नया हेडक्वार्टर था, जहां से वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था। जॉर्जिया में बैठा गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग आखिर कैसे दिल्ली एनसीआर में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को ऑपरेट कर रहा था, कैसे वो भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था और कैसे वो आपराधिक वारदातों को विदेशी धरती से अंजाम दिला रहा था, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से पता चला कि वेंकटेश गर्ग ने उत्तरी भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती अभियान की तरह जोड़ रखा था। जॉर्जिया से वीडियो कॉल पर इंटरव्यू, पहले एडवांस पेमेंट और फिर शूटर बनकर भारत में हथियार बंद वारदातें। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ उसकी एक इंटरनेशनल टीम बनी हुई थी जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में उगाही करती थी। गुरुग्राम की वीएसपी नेता की हत्या से लेकर
कई बड़े केस उसी की प्लानिंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और अब कहानी का वो दूसरा चेहरा, वो गैंगस्टर जो अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लगातार अवैध हथियारों के एक बड़े कारोबार को अंजाम दे रहा था। करनाल का रहने वाला भानु राणा भारतीय गैंगस्टर दुनिया का वो नाम जिसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया। भानु राणा लंबे वक्त से शूटरों और दूसरे गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। एसटीएफ ने उसके आदमियों से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया था और खुलासा हुआ था कि भानु राणा जेल में रहते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया से गैंग चला रहा था। पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले से उसका लिंक सामने आया और लॉरेंस बिश्नोई से उसकी सीधी कनेक्टिविटी ने इस नेटवर्क को और खतरनाक बना दिया। ये सिर्फ दो गैंगस्टरों की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि विदेशी धरती पर मौजूद अपराध के उस सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार है जो भारत में गैंगों को ऑपरेट करता है। जॉर्जिया, अमेरिका, पुर्तगाल, यूके, कनाडा, दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 2 दर्जन भारतीय गैंगस्टर बैठे हैं जो दूर से बटन दबाकर भारत में शूटर तैनात करते हैं। इन्हीं में सबसे सक्रिय वेंकटेश गर्ग और भानु राणा थे। जिस वक्त वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की फौज तैयार कर रहा था, उसी समय भानु राणा अमेरिका में बैठकर उन शूटरों को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा था। 2 महाद्वीप, 2 गैंगस्टर और एक ही मकसद। इनके नेटवर्क की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गोलियों की गूंज दर्जनों वारदातों में सुनाई दी। कई गैंग आपस में जुड़े, विदेशों में सेफ हाउस बने और भारत में टारगेट चुनकर फायरिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। इसी खतरनाक चेन को तोड़ने के लिए भारत ने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। अपराध की दुनिया के खिलाफ हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन का डेटा बताता है कि इस साल में हरियाणा पुलिस अब तक 91 अपराधियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जबकि 29 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल को 38 रेफरेंस भेजे जा चुके हैं, जबकि 8 ऐसे भगौड़े हैं जिनकी अस्थायी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर चलाए गए इस इंटरनेशनल अभियान का ये एक और बड़ा धमाका है, जब जॉर्जिया में गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में गैंगस्टर भानु राणा को दबोच लिया गया है। दोनों को बहुत जल्द भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और विदेशी धरती पर मौजूद बाकी गैंगस्टरों के लिए भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। एजेंसियों को भरोसा है कि जैसे ही 2 नाम भारत की कस्टडी में आएंगे, शूटरों की भर्ती, पैसों की सप्लाई लाइन, हथियारों की तस्करी और विदेशों में बने सेफ हाउस की पूरी ब्लूप्रिंटिंग सामने आ जाएगी। ये गिरफ्तारी सिर्फ 2 गैंगस्टरों की नहीं, बल्कि उस असली कंट्रोल रूम को वापस खींच लाने की है, जहां बैठकर भारत में फायरिंग और उगाई का हर बटन दबाया जाता था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। मामला बीजेपी किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार का बताया जा रहा है। प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में और अब 2025 में बिहार में अपना वोट डाला और इसका सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रचार करते हुए पोस्ट भी की, जिसके बाद तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पहले ही हंगामा है। ऐसे में बीजेपी नेता प्रभात कुमार की 2 राज्यों में वोट डालने की हरकत पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी के किसान मोर्चा में सोशल मीडिया के सह संयोजक प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में वोटिंग की, तो अब 2025 में बिहार जाकर वोट डाल दिया और 2 राज्यों में वोटिंग करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि ये सबूत हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो 100% सच है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ढकोसला करे एसआईआर का, दूसरी तरफ वोट चोरी के जो इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए हैं और लगातार दिन प्रतिदिन सही साबित हो रहे हैं। जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की बेशरम पार्टी को, जो लगातार लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो लगातार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। अब मैं चाहूंगा उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो प्रभात कुमार पे अपनी टिप्पणी करें। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली बीजेपी इस बार बैकफुट पर है। बीजेपी ने इसे जांच का विषय करार दिया है। आप बोल रही है, जब तक उसकी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है मुझे तो कुछ कहना नहीं है। 2022 में वोट डाला कि नहीं डाला या आज बिहार में डाला,
इसकी जांच होगी, जांच में अगर ऐसी स्थिति होगी तो जांच में पता लगेगा। क्या वे 2022 में उन्होंने अगर यहाँ वोट डाला है, उसके बाद अपना नाम कटवा के अपने मूल निवास पे अगर नाम ऐड किया है तो एक मतदाता का अधिकार है, किंतु अगर तकनीकी रूप से और चुनाव आयोग की जो निर्वाचन नामावली है, जो एक आचार संहिता है मतदाता के लिए, उसका अगर उन्होंने नियम तोड़ा है तो स्वयं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी के 2 राज्यों में वोटिंग करने से बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है, लिहाजा पार्टी के लिए अब प्रभात कुमार ना उगलते बन रहे हैं और ना ही निकलते। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। घंटे में अब प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज फिर से रोड शो किया है। प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो निकाला जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं, दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा शाम 5 बजे तक आज अंता में रहने वाला। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें अंता से, और इस गणित से समीकरणों का हिसाब किताब भी लगाइए कि अंता उपचुनाव में आखिरकार किस तरीके से न केवल चुनाव प्रचार चरम पर है, बल्कि तमाम जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा इस वक्त अंता में देखा जा रहा है। शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश यहाँ पर इस रोड शो के जरिए, अंतिम दांव, अंतिम कोशिश, और उसकी ये तस्वीर देखिए। भारी भीड़ के बीच में से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर वोट और की अपील, समर्थन की अपील करते हुए, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और खुद मोरपाल सुमन बीच में हाथ जोड़ करके दोनों के बीच में समीकरणों को साधते हुए इस वक्त जो तस्वीर अंता से आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शाम को 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर जो है वो शाम के 6 बजे तक है, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा रोड शो है, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और इसके साथ साथ सीएम भजनलाल, जिनके चेहरे की मुस्कान बता रही है, भारी भीड़ यहां पर रोड शो में उमड़ी है, और साथ ही प्रत्याशी मोरपाल सुमन, वसुंधरा राजे, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा। चाहे वो पीछे आप तस्वीर में देखेंगे तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, यूँ कहिए कि पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त अंता में आखिरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। तो सीधा ट्रायंगल का मुकाबला, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते ये बड़ा दिलचस्प अब मोड में चुनाव पहुंच चुका है, और प्रचार के आखिर घंटे की तस्वीरें देखिए। कुछ ही देर बाकी बची है, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। 6 बजे तक ये चुनावी शोर आज थम जाएगा। उसके बाद जनता पर कि जनता किसको चुनती है, क्या मोरपाल सुमन का दांव चलता है, यहाँ पर कौन कितना शक्तिशाली बनकर के उभरता है। हालांकि मोरपाल सुमन के सर पर मुख्यमंत्री ने जो ताज इस वक्त सजाया है, क्या जनता उस ताज को समर्थन देगी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है अंता की। और इस वक्त आप इन तस्वीरों को देखिए, जो अंता की धरती पर सीएम भजनलाल शर्मा जनता के बीच में, उनके साथ संगठन के मुखिया मदन राठौड़, और दूसरी तरफ उनके साथ गाड़ी में, खुली गाड़ी में सवार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनका दबदबा इस पूरे इलाके में माना जाता है। और राजे और सीएम दोनों का ये दूसरा रोड शो यहाँ पर अभी एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए कि वसुंधरा राजे ने भी एक लाल साफा मोरपाल सुमन को पहनाया। जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। सरकार अपने काम को लेकर के, डबल इंजन की सरकार को लेकर के, विकास के दांव को लेकर के जनता के बीच में, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कमान संभाले हुए हैं। तो ये जोड़ भाग, गणित और समीकरणों का खेल देखिए, और यहाँ पर ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो अब हर दाव पेच की तरफ इशारा करती हुई, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी गई है। भारी भीड़ उमड़ रही है मुख्यमंत्री के समर्थन में, लोग जो है नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा अपने 2 साल के विकास कार्यों के साथ साथ जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में काम हुए उनका भी सहारा, और अब एक उम्मीद जनता के बीच में इस बात को लेकर के कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीता तो सरकार विकास का पिटारा अंता के लिए खोल सकती है। लेकिन अब तक क्या हुआ,
उसको लेकर के लोग ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं। ये और सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की योजनाओं का वादा जनता से किया गया है, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, पानी, बिजली की, बस स्टैंड जैसी, सड़क जैसी, जिसका जिक्र लगातार इस पूरे चुनाव में आया। सड़कों को लेकर के चाहे बात हो रही हो या किसानों के मसले पर बात हो रही हो, खाद का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर उछला। तो मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा हावी रही हैं इन चुनाव में, जिनका जिक्र बार बार विपक्ष ने भी किया और सरकार की तरफ से भी ये सवाल पूछे गए। लेकिन भजनलाल शर्मा एक आश्वासन के साथ अंता की धरती पर हैं और एक भरोसे के साथ अंता की धरती पर है, एक विश्वास के साथ अंता की धरती पर है कि डबल इंजन की सरकार में विकास के काम अंता में होंगे। ये भरोसा मुख्यमंत्री का, भजनलाल शर्मा का यहाँ पर, और वो भरोसा दिख रहा है उनके अभिवादन में भी, उनके मुस्कुराहट में भी, और जिस तरीके से वे पुष्प वर्षा करते हुए जनता पर चल रहे हैं। जनता भी उन पर वोटों की वर्षा क्या करेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के झंडों, नारों, वादों के बीच ये काफिला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ